लॉ ऑफ गियरिंग क्या था, जैसे कि मान लो आपका जो दो गियर है, ये दिख रहे हैं दो गियर आपको, ठीक है। जब ये दो गियर के टीथ आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं, तो एक चीज इन दोनों के बीच में कॉमन है, ठीक है। तो वो चीज क्या कॉमन है, वो चीज ये कॉमन है कि इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होगा ना, हर एक टीथ के बीच में जो मैचिंग होगा, वो क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा कि ये जो टीथ है, ये इसके पिच पॉइंट से पास होकर जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो ये एक टीथ है, फिर ये दूसरा टीथ, तो ये पहले गियर का टीथ और ये दूसरी गियर का टीथ, अभी दो आपस में क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं। अगर ये सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो उस दौरान हर एक चीज के बीच में क्या होता है, मैचिंग होता है। तो मैचिंग होता है तो वो क्या होता है कि उसके पर्टिकुलर पिच पॉइंट से पास होकर जाता है। पिच पॉइंट मीन उसके पिच सर्कल में जो पॉइंट होता है इंडिकेट होता था, हर एक टीथ का एक पिच पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, जो कि वो उससे पास होकर जाता है। तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ गियरिंग। तो जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। लॉ ऑफ गियरिंग में अपन ने क्या देखा था, the common normal at the point of contact between a pair must always pass through the pitch point। ये मैंने लास्ट टाइम डेरिवेशन पूरा बताया था, जिसमें आपको क्या था कि आपके पास दो गियर थे, जैसे कोई भी दो गियर थे, अगर ये गियर का जो डायरेक्शन है सपोज ये क्लॉकवाइज और एक गियर ये है, इसका मतलब ये गियर के पीछे है। अब इसका मैंने जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह इसलिए लिया, क्यों, क्योंकि गियर का जो पीछ है वो रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है। मैं इसको पूरी तरह से कंप्लीट सर्कुलर नहीं होता है, वो इस तरह होता है, आपको पता होगा इस तरह से, ठीक है। तो उस दौरान मैंने ये चीज लिया, तो एक चीज को क्या मैंने कंसीडर किया था क्लॉकवाइज और दूसरी चीज को क्या कंसीडर किया था, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने हर एक पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट लिया था O1 और एक पॉइंट लिया था O2। अब इस पॉइंट में आप देख रहे हो कि जब दो टीथ आपस में मैचिंग करते हैं तो उसके बीच में मैंने कॉमन नॉर्मल लाइन ली थी, ठीक है। वो कॉमन नॉर्मल लाइन ली थी और यहाँ पर पॉइंट मानकर कॉमन नॉर्मल लाइन लेने के बाद O1 से एक M1 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था और उसके बाद N से O2 से एक N परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने कंसेप्ट आपको ये बताया था कि जैसे कि कोई भी पार्टिकल्स है, मतलब जैसे कि मान लो सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल में कोई भी पॉइंट क्या होता है, आपका फिक्स होता है। इस पॉइंट से मान लो कोई भी एक लाइन है, ठीक है। अगर मैं उसका वेलोसिटी फाइंड करूंगा तो वो या तो इस तरह होगा या इस तरह होगा, वो डिपेंड करेगा कि इस चीज की डायरेक्शन या इसका रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सो आपने क्या किया था, इसको यहाँ पे O1 पॉइंट से एक जो पॉइंट दो चीज के बीच में जो मैचिंग पॉइंट था उसको मैंने नाम दिया था K, और वहां से मैंने लाइन को क्या करा था, मिला लिया था, और यहाँ से मैंने इसका वेलोसिटी फाइंड किया था। जैसे कि मान लो ये O है और ये A है, तो O एक इसका वेलोसिटी पॉइंट कहाँ आएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा परपेंडिकुलर, और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो इसका वेलोसिटी कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। क्योंकि ये देख रहे हो कि O1 से K ये चीज का जो वेलोसिटी है, अगर मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, जस्ट इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, के परपेंडिकुलर, तो मैंने नाम दिया V1। उसी तरह अगर मान लो O2 से K कोई गियर है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये गियर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो ये V1 और ये हो गया आपका V2, ये दो कंडीशन, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने क्या करा, हमने ये एज्यूम करा कि द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉमन नॉर्मल का मतलब कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब दो पॉइंट आपस में कॉन्टैक्ट होते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, कॉमन नॉर्मल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की, उस लाइन का नाम है एन एंड डेज, ठीक है। सो कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पेयर मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द पिच पॉइंट, जो कि क्या है, पिच पॉइंट से पास होकर जाना ही चाहिए। पिच पॉइंट क्या है, ये पिच पॉइंट कहाँ मिल रहा है, इसका यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये पिच कहीं ना कहीं इसके पिच पॉइंट से ही पास होकर जाएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जब भी दोनों के बीच में मैचिंग होगी, ठीक है ना, तो हर एक गियर के टीथ में वो एक चीज का इंडिविजुअल की बात करते हैं, इसका इंडिविजुअल टीथ और इसका इंडिविजुअल टीथ, जब इन दोनों के बीच में मैचिंग होगी तो इसका एक पर्टिकुलर फिक्स पिच पॉइंट होगा और ये लाइन कॉमन नॉर्मल की उस पिच पॉइंट से पास होकर जाएगी, ठीक है। तो उस दौरान मैंने क्या बोला था कि इसकी जो वेलोसिटी है दोनों कंडीशंस के लिए, अगर मान लो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों चीज की वेलोसिटी क्या होगा, वो सेम होगा, और वो कहीं ना कहीं कॉमन नॉर्मल के लाइन के प्रोजेक्शन पर मिलेगी। तो इससे हम बोल सकते हैं इसका वेलोसिटी भी क्या है, सेम है। और उसके बाद मैंने आपको एंगल बताया था कि सपोज मैंने O1 से K का जो एंगल है उस परपेंडिकुलर लाइन से इसका एंगल मैंने एज्यूम किया अल्फा। अगर इसका एंगल मैं एज्यूम करता हूँ अल्फा, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, तो ये होगा 90 माइनस अल्फा,
और ये पूरा एंगल कितना होगा 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है अल्फा। तो आपको अगर ये एंगल अल्फा मिला तो उसके रिस्पेक्ट में ये एंगल भी आपको कितना मिलेगा अल्फा ही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर सेम टू सेम हमने O2 और ये के, अब वेलोसिटी क्या है आपका V2, तब ये V2 का एंगल अगर हम देखें तो V2 का एंगल मैंने क्या एज्यूम किया, ये सपोज मान लिया कि ओमेगा 2 मीन्स एंगुलर वेलोसिटी जो कि क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका जो एंगल है वो कितना है बीटा है। तो उस दौरान बीटा है तो इसका जो एंगल है क्योंकि ये बीटा है तो ये कितना है 90 डिग्री, तो 90 माइनस बीटा, तो ओवरऑल एंगल यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा इसका, ये भी हो जाएगा बीटा। तो मैं आपको अभी बताया कि जो वेलोसिटी रेशियो है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा दोनों चीज के लिए। तो एक क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो मैंने कंसीडर करा कि V1 cos अल्फा इक्वल्स टू V2 cos बीटा, ठीक है। तो V1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, V1 की जगह लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है ओमेगा इंटू आर, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर है वहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम पढ़ा था। तो वहाँ पे आपके पास था v इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी टू रेडियस ऑफ रोटेशन, राइट। तो उस दौरान क्या होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों का जो वेलोसिटी है वो क्या होगी सेम होगी, तो V1 cos अल्फा और इक्वल टू V2 cos बीटा। तो V1 की जगह मैंने क्या लिख दिया ओमेगा 1, और क्योंकि आर आपके पास क्या है ये रेडियस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इन्हीं चीज के बीच में क्या हो रहा है रेडियस ऑफ मतलब रोटेशन हो रहा है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये मान लो इसका सेंटर पॉइंट है O1 से K, तो ये कितना हो गया O1 K, तो ये हो गया इसका रेडियस ऑफ रोटेशन, तो ओमेगा 1 इंटू आर, और cos अल्फा एज इट इज लिख दिया। अब हम ये भी जानते हैं कि cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा का फॉर्मूला जनरली हमको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। अगर चूंकि हमारे पास ये एंगल अल्फा है इसका बेस कितना है, अगर मैं cos अल्फा की बात करूं तो cos अल्फा का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है आपका O1 M और हाइपोटेनियस कितना है O1 K, तो O1 K, तो देखिए cos अल्फा की जगह मैंने क्या लिख दिया M O1 K, तो बाद में जब मैं cos अल्फा की वैल्यू है इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा सेम टू सेम, जैसे कि आपने V1 cos अल्फा के लिए निकाला उसी तरह आप V2 cos बीटा के लिए निकालोगे, तो V2 cos बीटा के लिए V2 कितना हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा 2 और इंटू आर। अब इसका जो चीज का रेडियस कितना है ये हो गया आपका O2 और K, तो ओमेगा इंटू आर ये हो गया आपका। उसके बाद cos बीटा, तो cos बीटा के लिए भी यही हो जाएगा, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, तो इसमें बेस और हाइपोटेनियस, तो इसमें आपका जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा O2N और आपका O2K, तो ये लिख दिया आपका cos बीटा का भी ये आ गया, ठीक है। तो आप सारी वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको देखो ओमेगा 1 इंटू O1 K मल्टीप्लाई cos अल्फा की जगह M O1 K ये लिख दिया, और cos बीटा मीन्स cos बीटा की जगह O2N अपॉन O2K, तो देखिए O1 K से O1 K कैंसल, O2 K से O2 K कैंसल, तो ओमेगा 1 इंटू O1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 इंटू O2N, ये दोनों कंडीशन है। अब इस कंडीशन में ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा 2 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा O2N अपॉन MO1, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि ये आपकी जो क्या थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, और अभी अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये ट्रायंगल तो मैंने किसके लिए लिया, मतलब ये जो एंगल लिया कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक O1 M K और एक था आपका N O2 K। अब मेरे पास दो एंगल और है, अब क्योंकि पिच पॉइंट क्या हो रहा है इसके किसी न किसी लाइन पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, तो पर्टिकुलर पिच सर्कल पे मिलेगा, तो पिच सर्कल पे मिलेगा मतलब उसका पॉइंट क्या होगा पिच पॉइंट से पास होकर जाएगा, तो ये हो गया आपका पिच पॉइंट। तो आप इस एंगल को भी बता सकते हो, ये एंगल क्या हो गया ट्राइंगल O2NP एंड ट्राइंगल O1MP, तो O2NP एंड ट्राइंगल O1MP, तो आप उसको कैसे लिखोगे O2NP, अगर O2NP की बात करो O2NP अगर ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल क्या है O1MP, ये दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। तो आप क्या करोगे इसको देखो, अब यहाँ पे आपका O2NP, तो O2NP तो उसमें लिख सकते हैं आप O2N, तो ये लिख दिया मैंने O2N, ठीक है, और अपॉन में ये हो जाएगा आपका अपॉन में O2N लिखा आपने, और उसके अपॉन में ये वाला ऊपर वाला और इसके अपॉन में ये नीचे वाला, तो O1M, ठीक है, और इक्वल टू O2P ये वाला और इसके अपॉन में
O1P। तो ये आपका इस तरह हो गया O2N अपॉन O1M, तो O2P अपॉन O1P। तो देखिए O2N और O1M दोनों का आप रिलेशन देखोगे तो O2N और M01 M O1 है, ठीक है। तो O2N और MO1, और यहाँ पे भी देखो O2N और MO1 दोनों की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, सिमिलर है। तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ω1 अपॉन ω2, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो ω1 अपॉन ω2 इक्वल्स टू, इसकी जगह लिख दोगे आप O2P अपॉन O1P, तो ये हो जाएगा O2P अपॉन O1P। तो यही हमको प्रूव करना था कि क्या होता है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बोथ सीट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पेयर ऑफ द सीट, जो कि ये सीट का जो पेयर है इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो उसकी डिस्टेंस, जो पिच पॉइंट है जो उसकी डिस्टेंस है ना O2P और O1P, इसके क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यही हमको प्रूव करना था लॉ ऑफ गियरिंग में, जो कि हमने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको ये चीज रिवाइज करवाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉ ऑफ गियरिंग तो क्लियर हो गया। और उसके बाद लॉ ऑफ गियरिंग के बाद फिर होता है आपका वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग सीट। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग सीट में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग सीट में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिखा ना, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग के केस में क्या होगा कि आप क्या करोगे, इसके टेंजेंट, इस पॉइंट के टेंजेंट ले लोगे, मतलब परपेंडिकुलर लाइन लोगे इसके, ये तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग के केस में आपको एक ही चीज करना है कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग के केस में आपको यहाँ पे बस टेंजेंट, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है परपेंडिकुलर। और उस केस में जैसे आपने कॉस अल्फा के फॉर्म में लिया है, अब उस कंडीशन में आपकी जो स्लाइडिंग वेलोसिटी होगी वो बीटा के फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि आपने लिखा ना कॉस अल्फा, और अगर मान लो चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसके रिस्पेक्ट में लोगे तो ये अल्फा की जगह क्या हो जाएगा आपका, सॉरी कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे वापस बता देता हूँ, इस तरह मैंने बताया था। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, the velocity of sliding is the velocity of one tooth related to its mating tooth along the common tangent TT, ठीक है, at the point of contact। तो उस दौरान क्या होगा, स्लाइडिंग वेलोसिटी। अब स्लाइडिंग वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, क्योंकि देखो ये दो टीथ में से एक टीथ ड्राइवर है और एक टीथ ड्रिवन है, तो उस केस में क्या होगा, वो क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। स्लाइड कैसे करेंगे, मान लो एक टीथ है और ये दूसरा टीथ है, ठीक है, तो जब ये रोटेशन करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक टीथ पर दूसरा टीथ क्या करेगा, स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो इसकी दो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मींस ये स्लाइडिंग, तो वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी v2 sin बीटा उस कंडीशन में, स्लाइडिंग वेलोसिटी की कंडीशन में ये वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसके माइनस v1 sin अल्फा। तो बस सारी जो प्रोसीजर हमने इसमें करी थी वही के वही करना है। तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ω1 प्लस ω2 kp प्लस ω2 pn माइनस ω1 mp। और उसके बाद में जो ट्राइंगल हमने अभी लिया था एज इट इज उसका ट्राइंगल लेते हुए हमको ये रिलेशन प्रूव करना है। तो ये आपका जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग के लिए जो इक्वेशन मिल जाएगी ω1 और ω2 × kp।